ठीक है, जिसमें डिफरेंस तो है लेकिन बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। अब वो जब आप पाकिस्तान की कंडीशन में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ग्रुप है वो कहता है कि भाई सिवियर लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि उनको इस चीज से कोई केयर ही नहीं है। उनके पास इतना बैंक बैलेंस है, इतने उनके पास पैसे हैं कि वो उनकी नस्लें भी अगर बैठ के लॉकडाउन में खाए ना तो उनका खत्म नहीं होगा। और उसके बिल्कुल सिमिलर आपके पास मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर है, ठीक है, जो कि इस लॉकडाउन जो है वो उनको सूट नहीं करता है। ठीक है, अब जब इतनी ज्यादा वेरिएशन पॉपुलेशन में है तो गवर्नमेंट कैसे कोई एक लॉ बनाए जिसमें कि सारे कैटर हो जाएं। ठीक है, तो वो इस किस्म की जब स्टडी आती है जिसमें लोगों में वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है तो फिर हमें सैंपल साइज जो है वो बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन कोई इस किस्म की जो रिसर्च होती है जिसमें आपको मोरलेस एक ही तरह के जो है वो सिमिलर किस्म के पॉपुलेशन को फेस करना होता है तो वहां पे आप छोटे सैंपल साइज से भी काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसके पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि आपने देखना होता है कि जो भी आपके रिस्पोंडेंट है ना, ठीक है, वो इंटरेस्टेड है और उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या वो सेम है, क्या वो मेरी रिसर्च जो है वो उसको सूट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बजटरी कंस्ट्रेंट। ठीक है, ज़ाहिर बहुत बड़ी बात, बड़ी चीज़ है कि बजट आपके पास बड़ा लिमिटेड है। अब आपको जो पैसे मिले हैं वो आपको पूरी रिसर्च के लिए मिले हैं। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं। अब उसमें आपने ऐसे नहीं करना कि सारे का सारा पैसा आपने सिर्फ उसकी सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन में करना है, ये सैम्पलिंग डिजाइन भी कर लेना है। ठीक है, तो इस किस्म के कंस्ट्रेंट की वजह से भी आपका जो पॉपुलेशन जो साइज है, ठीक है, वो आप बड़ा एक मुनासिब सा रखते हैं जो इकोनॉमिकल भी हो उसका। फिर उसके बाद आ जाता है कि सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है, ठीक है, फाइनली फिर रिसर्चर मस्ट डिसाइड द टाइप ऑफ द सैंपल we will use। ठीक है, we must decide about the technique or to be used in sampling for sampling the item for the exam for the sample। In fact this technique or procedure stands for the sample design itself। उसके बाद आ जाता है आपका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल प्रोसीजर। अब हमारे पास क्या क्राइटेरिया है जिससे कि हम लोग सैंपल प्रोसीजर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट वन मस्ट रिमेंबर दैट टू कॉस्ट, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन सैम्पलिंग एनालिसिस। द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग the data and the cost of an incorrect inference result from the data। एक तो ये है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी कॉस्ट है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप जो है वो गलत डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो जाहिर है कि वो भी तो एक कॉस्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि रिसर्चर मस्ट कीप इन द व्यू द टू कॉजेस ऑफ इनकरेक्ट इन्फेरेंस। कहते हैं कि अब जो आपके पास जो इनकरेक्ट डेटा जो है वो आता है उसकी टू कॉजेस है, एक है सिस्टमेटिकली बायस और दूसरा है सैंपल एरर। सबसे पहले कहते हैं कि सिस्टमेटिकली बायस का मतलब होता है कि गैर जानिबदार होना। ठीक है, किसी एक साइड पे होना। अब सिस्टमेटिकली बायस का मतलब ये है कि हम लोग खुद अटेंशनली जो है वो एक साइड पे जो है अपना झुकाव ज्यादा रखते हुए रिसर्च करते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है आपका सैंपल एरर के वैसे मिस्टेक हो गई या फिर जो है वो, और जाहिर है ह्यूमन एरर तो हर जगह पे प्रिवेल करता है। ठीक है, अभी ये सिस्टमेटिकल बायस जो है इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में बैठी होती है ना, ठीक है, तो वो मीडिया पे जो चीजें दिखा रही होती है, ठीक है, वो सारी वो होती हैं जिसमें आपके बड़े वेल प्लान्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, आप अपनी मेट्रो दिखाते हैं, आप जो है सड़कें दिखाते हैं, आप मोटरवे दिखाते हैं। ठीक है, और जो है वो उन सब चीजों को देख के तो लगता है कि वाह वाह मुल्क तो पता नहीं किधर चला गया और शायद ये तो अब जो है वो सुपर पावर ही बनने जा रहा है।
ठीक है। और जैसे ही जो है वो दूसरी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आती है, तो वो सेम टाइम जो है वो कच्ची आबादी, ठीक है, वो हॉस्पिटल्स की पुअर कंडीशन, ठीक है, वो आपके जो अदर साइड है, ठीक है, उसको दिखाने लग जाती है। वो उस तरफ बाइस हो जाती है कि भाई मुल्क में तो हुआ ही कुछ नहीं, जो पिछले 5 साल गुजरे हैं वो तो तबाह हुए और हम लोग जनाब कहीं पीछे गड़ों में चले गए, ठीक है। ये सिस्टमेटिकली बाइसनेस है कि हम सिस्टमेटिकली जो है हम बाइस जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि हम लोगों ने इस्लामाबाद एक शहर बनाया पाकिस्तान में, और उसको बड़ा खूबसूरती से हमने जो है मेंटेन किया। अब बाहर से जो भी लोग आते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग इस्लामाबाद दिखाते हैं और वो देख के हैरान होते हैं और कहते हैं वाह जी आप तो बड़े अच्छे शहर में बड़े अच्छे मुल्क में रहते हैं। इधर से जनाब कोई वाघा बॉर्डर से हम किसी को रिसीव करते हैं तो फौरन हम लोग जो है वो केनाल पे उसको जो है वो लेके आते हैं, ठीक है, और कनाल जैसे तैसे करके हम लोगों ने मेंटेन की हुई है, ठीक है। और उधर से हम लोग जनाब दाएं बाएं जो होटल्स बने हुए हैं वहां पे उनको ले जाते हैं, तो कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत ही अच्छा शहर है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिकली बाइसनेस इसको कहते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिकली बाइस रिजल्ट फ्रॉम द errors in a sampling procedure and it cannot be reduced or eliminated by increasing the sample size। कहते हैं कि जब आपने बेस ही जो है वो बाइस्ड कर दी है तो सैंपल साइज आप जितना मर्जी बढ़ाते रहें, ठीक है, आपका आंसर जो है वो रॉन्ग ही आएगा, ठीक है। लेकिन समटाइम जो सैंपल एरर जब वो हमारे पास होता है तो उसमें ऐसे होता है कि समटाइम हम लोग अपना सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं कि तो उसमें फिर पता आ जाता है कि भाई इस ग्रुप के लोग नहीं आए हैं, तो वो भी बीच में आ जाते हैं, तो हम लोग की रिसर्च कुछ बेटर हो जाती है। लेकिन जब आप सिस्टमेटिकली बाइस होते हैं तो सैंपल साइज जितना मर्जी आप इंक्रीज करते रहें उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। उसे फिर कहता है कि इनअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। कहते हैं कि सबसे पहले क्या आता है उसमें कि इफ द सैम्पलिंग फ्रेम इज इनअप्रोप्रिएट अ बायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स इट विल रिजल्ट इन अ सिस्टमेटिकली बायस। फिर उसके बाद कहता है डिफेक्टिव मेजरिंग डिवाइस। समटाइम क्या होता है कि आपकी जो मेजरिंग डिवाइस है जैसे आप मेजर कर रहे हैं वही डिफेक्ट होती है, वही जो है खराब होती है, तो उससे आप जितने भी सैंपल्स लेंगे वो गलत आएंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें कि आपके जो फर्ज करें कि हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पे जो वहां पे ब्लड प्रेशर मशीन लगी हुई है, ठीक है। अब वो ब्लड प्रेशर मशीन खराब है तो उससे जितने भी लोग आएंगे उनका जो है जो भी हमारे पास आएगा जो भी हमारे पास उसके रीडिंग आएगी वो सब गलत होगी क्योंकि हमारी डिवाइस खराब है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि नॉन रिस्पोंडेंट। समटाइम इफ वी आर अनेबल टू द सैंपल ऑल द इंडिविजुअल इनिशियली इंक्लूडेड इन द सैंपल, ठीक है। उसके बाद कहता है कि in determinacy principle, ठीक है, sometimes we find the individuals act, ठीक है, differently when kept under observation, when then what they do work kept in नॉन ऑब्जर्व्ड सिचुएशन, ठीक है। उसमें कहते हैं कि समटाइम ऐसे भी होता है कि जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसका एक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप मतलब किसी को ये पता चले कि मैं अब ऑब्जर्व नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, तो उसका एक्शन जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो कहते हैं कि जब आप रिस्पोंडेंट जो है वो उसको वो भी एक आपका एरर क्रिएट करता है, ठीक है, कि जब आप वो उसको वॉच कर रहे होते हैं तो वो किसी और तरह से बिहेव करता है, जब आप उसको वॉच नहीं कर रहे होते तो वो किसी और तरह से बिहेव करता है। उसके बाद कहते हैं कि नेचुरल बायस इन अ रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। समटाइम्स जो है रिपोर्टिंग ऑफ डाटा में नेचुरल बायसनेस आ जाती है। उसमें क्या कहते हैं नेचुरल बायस ऑफ रिस्पोंडेंट इन द रिपोर्टिंग ऑफ डाटा इज ऑफन द कॉज ऑफ द सिस्टमेटिक बायस इन मेनी इंक्वायरीज, ठीक है। देयर इज यूजुअली आर डाउनवर्ड बायस इन द इनकम डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसमें जो है वो जनरली ऐसे होता है कि जब हम लोग
टैग्स जो है वो उसको हम लोग अपना जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी हम लोग अपने आप को गरीब दिखा सकें, ठीक है, वो दिखाएं ताकि हमें टैक्स जो है वो उससे छूट मिल सके। तो इस किस्म के जो रिस्पॉन्ड है वो आपकी रिसर्च जो है उसको भी खराब करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसमें क्या कहता है कि सैंपल एरर इसमें जनरली इन साइकोलॉजिकल सर्वे पीपल ट्राइंग टू गिव व्हाट दे थिंक इन द इज द करेक्ट आंसर रादर देन रिलेटिंग टू द देयर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, ये तो जाहिर होता है इससे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि सैम्पलिंग एरर आर द रैंडम वेरिएशन इन द सैंपल एस्टिमेशन अराउंड एंड द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस, ठीक है, कहते हैं जो सैम्पलिंग एरर है, ठीक है, वो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, और ये जब आप रैंडम वेरिएशन कर रहे होते हैं तो उसमें ये आता है और इसको आप एस्टिमेट भी कर सकते हैं। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सैंपल, कहते हैं कि सैम्पलिंग एरर को आप कम कर सकते हैं कि सैंपल साइज आप बढ़ाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं अगर 500 लोगों का मैंने डाटा लिया है, ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ कि नहीं कुछ सही आया तो मैं 550 करूंगी, ठीक है, तो मैं 50 लोगों को पढ़ा दूंगी ताकि कोई अगर बीच में से रह गई है कोई कैटेगरी तो वो भी बीच में आ जाए ताकि मेरी जो रिसर्च है वो रिलायबल हो जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपल डिजाइन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे बताने वाली है। उसके बाद कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ द सैंपल डिजाइन, ठीक है, सैंपल डिजाइन जो है वो किस तरह के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल डिजाइन बेस्ड ऑन द टू फैक्टर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बेसिस एंड द element selection techniques, ठीक है। One representation basis the sample may be probably sample, ठीक है, और it may be non probably sampling, ठीक है। अभी कहते हैं कि probability जो है आपने statistics में पढ़ा होगा, probability sampling is based on the concept of random selection, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन आपको पता है कि कोई भी चीजों को इकट्ठा करके बिल्कुल मिक्स कर दें, ठीक है, बिल्कुल मिक्स करके अच्छी तरह से और उसमें से मैं कुछ चंद चीजें निकाल लेती हूँ तो मेरी रैंडम सैम्पलिंग होगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात की कि आप बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर उसमें से आप 1 या 2 प्लेटें जो है वो निकालते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसका जो पूरी जो देग है या पूरा जो आपने कुक किया है फूड उसका टेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये आपकी रैंडम होती है और इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि वेयर एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कहते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी जो है ना वो नॉन रैंडम है कि आपने मिक्स नहीं की, बस जो जिधर पड़ी है ना उधर से आपने उठा, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉन रैंडम है कि उसमें आपकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई आपको पता नहीं, कहीं से कोई चीज कम भी आ सकती है, कहीं से कोई चीज ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। On element selection based the sample may be either restricted or unrestricted, कहते हैं कि जब आप एलिमेंट सिलेक्शन बेसिस की बात कर रहे होते हैं तो तब आपका जो आपका सैंपल साइज है वो समटाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है, समटाइम अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि आप लोग बाउंड है कि आपने ये काम करना है और अनरिस्ट्रिक्टेड ये है कि जैसे भी आपका दिल चाहे वो आप कर लो, ठीक है। When each sample element is drawn individually from the population at larger than the sample so drawn is known as unrestricted, ठीक है। Whereas all other forms of sampling are converted under the term रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, ठीक है। जब आप कोई टर्म्स जो है साथ सेलेक्ट करते हैं उसको टर्म्स पे ले आते हैं, कोई कंडीशन आप साथ उसके जोड़ देते हैं तो आपकी रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसको ये इधर टेबल में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करता है। इसमें ये है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। अब इसमें है आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड और ये रिस्ट्रिक्टेड। जब आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड होती है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी में,
और नॉन प्रोबेबिलिटी जब आप करते हैं तो फिर तो आपके पास बड़ा हैजर्ड सा आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि जो चीज़ जिधर पड़ी है उधर से आप पिक कर लेते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड जो है, रिस्ट्रिक्टेड में होता है कि कम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है, और अनप्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपकी आ जाती है पर्पोसिव सैम्पलिंग सच एज कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें अब आगे आपका आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग प्रोसीजर विच डज नॉट afforded any base of any basis from estimating the probability that each item in the population has to being included in the sample, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी जो है सैंपल इज आल्सो नॉन बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज डेरिवेटिवली सैम्पलिंग, purposive sampling, judgment sampling. In this type of sampling, item for the sample are selected deliberately by researcher. His choice concerning the item remains supreme, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि जो रिसर्चर है ना वो जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है ताकि आपके पास जो है पॉपुलेटेड आपका जो रिसर्च है वो पॉपुलेटेड ना हो, कि ऐसे जो है मुंह उठा के लोगों का जो है वो डाटा ना आ जाए, ठीक है। तो वो उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शन कर देता है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाती है। जैसे कि लेट सपोज के मैं जब कहती हूँ कि मैंने रिसर्च करनी है कि पॉपुलेशन और जो खवातीन की जो हेल्थ है उस पर करनी है, तो उसमें मैं कुछ जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं जो है कॉलेज की जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनसे मैं जो है ज़रा रिस्ट्रिक्टेड किस्म के क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि वो ऊट पटांग सवालों का जवाब दे के मेरी रिसर्च को ना खराब करें, ठीक है। या जो कोई सेंसिबल लोग हैं उनसे मैं डिटेल इंटरव्यू करूंगी, ठीक है, ताकि मेरे पास सही एग्जैक्ट कंडीशन जो है वो आए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि थर्ड द जजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द स्टडी प्लान एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सैम्पलिंग डिजाइन। जाहिर है जो रिसर्च करवा रहे होते हैं वो बड़ा कंसर्न होते हैं और उनकी कोई ना कोई जजमेंट होती है कि ये इस तरह से आपने काम करना है, ठीक है, और उसका फॉलो भी करते थे। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ बायस entered into this type of the sampling technique। कहते हैं कि अब जो इस किस्म की जो सैम्पलिंग टेक्निक है इसमें बायस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट है वो ऐसा सर्वे करवा रही है, ठीक है, तो कहे वो क्या चाहेगी कि कच्ची आबादी से भी डाटा लिया जाए, क्या वो चाहेगी कि अंदरूनी लाहौर से भी डाटा लिया जाए, या क्या वो चाहेगी कि जो आपके जो हैं जेलों में बैठे हुए लोग हैं उनकी भी हेल्थ ली जाए, ठीक है। वो जब इस किस्म की वो रिस्ट्रिक्शन करेगी तो वो आपका बहुत ज्यादा जो है वो डाटा जो है वो बाइस्ड हो जाएगा, आपके पास सही रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग वुमेन की हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जनाब शहरों से डाटा ले लेते हैं, कॉलेजों से डाटा ले लेते हैं, यूनिवर्सिटियों से डाटा ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग कच्ची आबादी में जाते ही नहीं डाटा लेने के लिए, ठीक है। मेरा जो ये रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है, लेट सपोज के वो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी आपने उधर से डाटा कलेक्ट नहीं करना। या आप ये देखें कि जो जितने भी जो आपके ऑफन हाउसेज हैं, यतीम खाने हैं, वहाँ पे जो रह रही हैं जो खवातीन बच्चे रह रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसका डाटा है। इसी तरह से मैं एक स्टडी देख रही थी कि उसमें जो आपकी जेल है उसमें बहुत बड़ी तादाद खवातीन की है जो उधर हैं, ठीक है, और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी के बर्थ उधर जेल में ही हुई है और वो जेल में उन्होंने लाइफ जेल की देखी है, ठीक है। तो इस किस्म की जो चीजें हैं उसको तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो सामने आए, ठीक है। तो जब इस किस्म की आपकी रिसर्च होती है जिसमें आप कहीं ना कहीं कोई जो है रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं तो वो फिर सिस्टमेटिकली बाइस भी हो जाती है और उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। उसकी फिर डिटेल में डिफरेंट वो चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि
आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि जिसमें मैं बार बार एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने बिरयानी की देग है उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अच्छी तरह से जब मैंने उसको मिक्स किया है, सारे चावल एक जैसे हो गया, मैं कहीं से भी उठाऊं मुझे देग का टेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग या ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाती है। ठीक है, या मैं जाती हूँ, जाके मैं स्टेट वे पूरे पाकिस्तान में रैंडमली जहां से मर्जी लोगों को उठाती हूँ, उनका डाटा लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी जो है वो रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है। ठीक है, वी कैन मेजर द एरर ऑफ एस्टिमेशन और द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रैंडम सैम्पलिंग एंड दिस fact bring out the superiority of the random sampling design over the deliberate sample design। कहते हैं कि इसमें भी आपके एरर के चांसेस इन सब हाउ होते हैं, लेकिन वो एरर ऐसा होता है कि जिसको आप एस्टिमेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये वाला सैंपल टेक्निक है ये सुपीरियर है, ये प्रेफर की जाती है एज कंपेयर टू आपकी डेलिबरेटली सैंपल डिजाइन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपको जो है वो एग्जाम्पल लेता है। ये देखिए एग्जाम्पल, ये आगे उसको कैसे जो है रैंडमली करते हैं ये सारा आप लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें ये थोड़ी सी एग्जाम्पल है, मैं ये आपको बता दूं। एग्जाम्पल में क्या कहता है कि लेट सपोज मेरे पास एक सेट है ABCDEF। ठीक है, 6 मेरे पास उसमें एलिमेंट्स है, तो मेरी पॉपुलेशन साइज n जो है वो 6 आ गया, और मैं कहती हूँ कि मेरा सैंपल साइज 3 होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल n मेरा 3 आ गया। ठीक है, और अब मैंने इसकी रैंडम जो है वो ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि इसके 20 ग्रुप्स बनेंगे। तो ये ऐसे करके जो है वो 3 के सैंपल के साथ ये 20 ग्रुप बन के, ये अपने स्टैट्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट द रैंडम सैंपल, कि रैंडम सैंपल जो है वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जाहिर है कि किताब जो है कुछ इतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन ये बेसिक टेक्निक्स आपको बता रहे हैं। आजकल जो रैंडम सैम्पलिंग है वो एक्सेल में बड़े ब्यूटीफुल तरीके से होती है। अगर तो हम लोग अभी फेस टू फेस पढ़ रहे होते तो मैं आपको बड़े इजीली बताती हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग वे है इसमें रैंडम सैम्पलिंग जो है उसको करने का। लेकिन चलें, अभी नहीं है तो हम देखते हैं कि इससे कैसे पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहता है कि इनफैक्ट द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ सच मेथड इज वेरी मच लिमिटेड। Fortunately, we can take a random sample in a relatively easier way without taking the trouble of the and listing all possible sample। ठीक है, ऑन पेपर स्ट्रिप और एज एक्सप्लेन्ड अबव। कहते हैं कि अब जो ऊपर उसने एक्सप्लेन किया ये तो बड़ा मुश्किल है जब आपने ऐसे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको करना हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका ये बड़ा डिफिकल्ट है करने का, और इसको डिफरेंट जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है या डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स जो है उन्होंने रैंडम सैम्पलिंग जो है उस पर बड़ा वर्क किया। ठीक है, जिसमें आपका फिशर है, जिसमें आपका येट्स है, जिसमें आपका टिपेट जो है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इन्होंने ये काम किया। ठीक है, और उन्होंने ये एक टेबल जो है, ये टेबल आपको नजर आ रहा है, ये टेबल उन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा कि इससे आपने रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं किस तरह से कि लेट्स सपोज के मेरे पास 10,000 लोग हैं। ठीक है, उसमें से मैंने 100 लोग सिलेक्ट करने हैं। अब वो 100 लोग मैंने कौन से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैं ये वाला जो टेबल है इसको यूज करूंगी। इसमें मैं जब 100 लोगों को सिलेक्ट करना है तो 100 से नीचे नीचे ऑब्जर्वेशन 2 डिजिट में आती है, तो मैं ये 2 डिजिट को देखूंगी। सबसे पहले मैं 52 का ऑब्जर्वेशन जो है 52th ऑब्जर्वेशन उसको लूंगी, फिर मैं 70वीं, फिर मैं 30वीं, फिर मैं 8वीं, फिर 60वीं, फिर 41वीं, फिर 24वीं, फिर 56, फिर 59, फिर 46, फिर 92, फिर
67, ठीक है, फिर अब मेरे पास आ जाएगी 63, फिर 12, इस तरह से करके जो है ना मैं सारे सैंपल जो है वो 10,000 में से ये मैं निकाल लूंगी, ठीक है। तो उनको जो जब मैं जो सैंपल मेरे पास 100 सैंपल आएंगे तो उनके जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो उनमें जो है कंप्लीट रैंडमाइजेशन होगी, वो कंप्लीटली रैंडमाइज्ड होंगे। इसी तरह से मुझे अगर 3 डिजिट पे करना है, ठीक है, कोई 1000 से मुझे ऑब्जर्वेशन 100 में है तो फिर मैं 3 डिजिट को कर लूंगी। और अगर कोई 1000 में मैंने रैंडमली जो है सेलेक्ट करना है सैंपल तो फिर मैं 4 डिजिट लेके, ठीक है, तो मैं अपने जो है वो पूरी पॉपुलेशन में से रैंडमली जो है वो सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो तरीकाकार है ये तरीकाकार बहुत पुराना है, ठीक है। अब हम लोगों के पास एक्सेल है, अगर आप एक्सेल को ओपन करें तो वहां पे उसके किसी भी सेल में आप इक्वल टू का साइन लिख के, ठीक है, ब्रैकेट आप डालें और उसमें आप रैंडम लिखेंगे तो वहां पे फॉर्मूला आ जाएगा रैंडम का, उसको आप सेलेक्ट करें और आपने कितने पॉपुलेशन की करनी है, लेट सपोज आपने 900 की करनी है, 900 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो वो आपको जो है रैंडमली आपको एक नंबर सेल में नंबर आ जाएगा, उसको आप नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो आपको रैंडमली जो है पॉपुलेशन आपकी सिलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। ये आप जो है जब आप स्टैट्स पढ़ेंगे तो स्टैट्स में भी ये बड़ा इजीली रैंडम जो है रैंडमली जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो वो हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से जो है वो कीजिएगा, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो इसको डिस्कस करेंगे। ये सारा जो है इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, बड़ा सिंपल लिखा हुआ है और इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या ईमेल के थ्रू, ठीक है, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका जो है वो लेक्चर जो है वो आज का क्लोज करती हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।